आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो है अखंड भारत। विश्व हिंदू परिषद हर साल 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस के रूप में मना करके एक संकल्प को पुनर्जीवित करती है कि भारत जिस अखंड स्वरूप में था 1857 से पहले, उस स्वरूप में भारत को वापस लेकर के जाना है। उसी विषय को लेकर के आज हम आपसे दोबारा बातचीत करेंगे और विश्व हिंदू परिषद के उस संकल्प को दोहराएंगे जिसमें कि हम सब लोग एक बार फिर से भारत के जो सांस्कृतिक पुनर्जीवन का सफ़र है वो शुरू कर सके। 1857 से लेकर 1947 के बीच में ये एक ऐसा कालखंड है जिसमें भारत के खंडन से 7 देश नए बने थे, लेकिन असल मुद्दा उससे पीछे से है। सबसे पहले हमें भारतवर्ष की उस सारी हिस्ट्री को जानना होगा, इस जम्बू द्वीप की सारी हिस्ट्री को जानना होगा कि अतीत से लेकर के हम क्या थे। पौराणिक गाथाओं में पुरानी जो हमारी हिस्ट्री है, जो कि लिखित रूप में है लेकिन हमें पूरी तरह से पढ़ाई नहीं गई है, उस सब को जिसका वर्णन हमने कम कर दिया, ये जो पिछला 250 साल का अंग्रेज़ों का जो इतिहास हमारे साथ रहा, तो उसका एक बार पुनर्वलोकन करें और उसके बाद देखें कि उस कालखंड में हमसे क्या गलतियां हुई। कभी भी जब भी हम बात करते हैं कि आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए, अब हम कभी भी इस तरह से नहीं सुनते हैं, ना ही किसी पुस्तक में ऐसा वर्णन मिलता है कि आक्रमणकारियों ने अफगानिस्तान पर, म्यांमार पर, श्रीलंका पर, नेपाल पर, सिंहल द्वीप पर, तिब्बत पर, भूटान पर, पाकिस्तान पर, मालदीव पर या बांग्लादेश पर आक्रमण करा। इसलिए यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये भूप्रदेश कब कैसे बने, कब कैसे गुलाम हुए, कब कैसे स्वतंत्र हुए। हम इन सब में से पाकिस्तान और बांग्लादेश का इतिहास तो जानते हैं, बाकी इतिहास भी है, लेकिन उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। सच्चाई ये है कि 1947 में भारतवर्ष का जो विभाजन हुआ, पिछले 2500 सालों में वो एक 24वां विभाजन था। अब हम उन 24 विभाजनों की तरफ नहीं जाएंगे। सबसे पहले इस भूभाग के अस्तित्व से लेकर के पिछले 2500 सालों तक क्या हुआ, कैसे उसका वर्णन मिलता है, बड़ा संक्षेप में हम उस तरफ जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का जब हम जल और थल में 2 तत्वों में वर्गीकरण करते हैं, तब 7 द्वीप और महासमुद्र ये माने जाते हैं, और इनमें से सबसे प्राचीन नाम जो है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जिसे आज हम एशिया द्वीप कहते हैं, तथा इंदु सरोवरम जिसे आज हम हिंद महासागर कहते हैं, इसके हम निवासी हैं। इस जम्बू द्वीप के लगभग मध्य में हिमालय पर्वत है स्थित, और हिमालय पर्वत में विश्व की सबसे ऊंची चोटी सागर माथा गौरी शंकर वो बिल्कुल उसके मध्य में स्थित है। और विडंबना ये है कि 1835 में अंग्रेज़ों ने उसका नाम माउंट एवरेस्ट करके हमारी प्राचीनता की, ऐतिहासिकता की और सांस्कृतिक जो पहचान थी उसको कूटनीतिक ढंग से बदलने का प्रयास किया था। इस पृथ्वी पर जिस भूभाग के हम निवासी हैं, उस भूभाग का वर्णन अग्नि, वायु, विष्णु पुराण, लगभग सभी समानार्थी जो ग्रंथ हैं उनमें श्लोकों के रूप में वर्णित है। उत्तरम यथा समुद्रस्य हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारतीय यंत्र संस्कृति, अर्थात हिंद महासागर के उत्तर में तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं, और वहाँ के समाज को भारतीय या भारतीय के नाम से पहचानते हैं। वर्तमान में भारत के निवासियों का पिछले सैकड़ों वर्षों से हिंदू नाम भी प्रचलित है, और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान कहते हैं। विश्व के अनेक देश से हिंद व नागरिकों को हिंदी या हिंदुस्तानी इस तरह के कह करके पुकारते हैं। बृहस्पति आगम, इसमें भी ये एक श्लोक उपलब्ध है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हिमालयम समारंभव यादव इंदु सरोवरम तमम देशम देव निर्मित देशम हिंदुस्तान प्रशक्षते, अर्थात हिमालय से लेकर के इंदु महासागर तक, हिंद महासागर तक देव पुरुषों द्वारा निर्मित इस भूगोल को हिंदुस्तान कहते हैं। और इन सब बातों से ये निश्चित होता है कि भारतवर्ष और हिंदुस्तान एक ही देश के नाम हैं।
तथा भारतीय और हिंदू एक ही समाज के नाम हैं। जब हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का विचार करते हैं, तब अपने समाज में प्रचलित एक परंपरा रही है जिसमें किसी भी शुभ कार्य पर संकल्प पढ़ा अर्थात लिखा जाता है। संकल्प स्वयं में महत्वपूर्ण संकेत करता है। संकल्प में काल की गणना और भूखंड का विस्तृत वर्णन करते हुए संकल्पकर्ता कौन है, इसकी पहचान अंकित करने की परंपरा है और उसके अनुसार संकल्प में भूखंड की चर्चा करते हुए, बोलते हुए हम दोहराते हैं। जम्बूद्वीपे, जम्बूद्वीपे मतलब एशिया, भारतखंडे मतलब भारतवर्ष, यही शब्द ये बार बार प्रयोग होता है, जम्बूद्वीपे, भारतखंडे। संपूर्ण साहित्य में हमारे राष्ट्र की जो सीमाएं हैं उनके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर का वर्णन आता है। पूर्व और पश्चिम का वर्णन भी बड़े ढंग से स्पष्ट होता है जब श्लोकों की गहराई में हम जाते हैं और उसके साथ साथ भूगोल की पुस्तकों और एटलस का अध्ययन करते हैं। ये ध्यान में आ जाता है, ये अध्ययन के साथ ही, कि श्लोक में पूर्व व पश्चिम दिशा का वर्णन है और जब पृथ्वी का मानचित्र आंखों के सामने आता है तो पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि विश्व के भूगोल ग्रंथों के अनुसार हिमालय के मध्य स्थल कैलाश मानसरोवर से पूर्व की ओर जाएं तो वर्तमान का इंडोनेशिया और पश्चिम की ओर जाएं तो वर्तमान का ईरान अर्थात आर्यान प्रदेश हिमालय के अंतिम छोर हैं। तो जो हिमालय के ये अंतिम छोर हैं, इससे अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं, 5000 पर्वत श्रृंखलाएं, 6000 नदियां, इनको अपने भीतर समेटे हुए हिमालय, पूर्व और पश्चिम में तो ये आर्यान जिसको ईरान कहते हैं और उधर इंडोनेशिया, वहां तक तो जाता ही है, लेकिन दक्षिण में लंका जिसको सिंहल द्वीप कहा जाता है या सिलोन कहा जाता है, या कन्याकुमारी है नीचे बिल्कुल, और कन्याकुमारी से भी पूर्व व पश्चिम की ओर प्रस्थान करेंगे या दृष्टि डालेंगे तो हिंद महासागर, हिंदू महासागर जिसको कहें, एक तरफ इंडोनेशिया तक और दूसरी तरफ आर्यान तक है। तो इस मिलन बिंदुओं के पश्चात ही दोनों तरफ महासागर का नाम बदल जाता है। अतः इस प्रकार से हिमालय, हिंद महासागर, आर्यान, ईरान जिसको कहते हैं, इंडोनेशिया के बीच के संपूर्ण भूभाग को और संपूर्ण जल भाग को आर्यावर्त कहा जाता है, आर्यावर्त, और उसके बाद आर्यावर्त से भारतवर्ष और भारतवर्ष से हिंदुस्तान। प्राचीन भारत का ये जो स्वरूप था, वर्तमान में आकर के 3000 वर्ष पूर्व तक के भारत में ये ध्यान में जाता है कि पिछले 2500 वर्षों में जो भी आक्रांता इस भूभाग पर आए, जिनमें यूनानी, रोमन ग्रीक, उसके बाद यवन, हून, शक, कुशान, सीरियन, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, अरब, तुर्क, तातार, मुगल, अंग्रेज, इन सब का विश्व के इतिहासकारों ने वर्णन किया। सभी सिग्नल को खत्म कर दूं? नहीं, खत्म नहीं करना, उसको फ्लाइट बंद कर दो। हो गया, आई थिंक इट्स कनेक्ट। सॉरी, ये सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो हम यहाँ पहुँचे थे कि 3000 से 2500 वर्षों के बाद जो भी आक्रमणकारी इस भूभाग पर आए, चाहे वो यूनानी थे, यमन थे, हून थे, शक थे, कुशान थे, सीरियन थे, पुर्तगाली थे, फ्रेंच थे, डच थे, अरब थे, तुर्क थे, तातार थे, मुगल थे, अंग्रेज थे, इन सब का विश्व के सभी इतिहासकारों ने वर्णन किया है। परंतु सभी पुस्तकों से ये प्राप्त होता है कि आक्रांताओं ने भारतवर्ष पर या हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। कि कोई भी पुस्तक या ग्रंथ ऐसी नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि आक्रांताओं ने अफगानिस्तान पर, म्यांमार पर, श्रीलंका पर, नेपाल पर, तिब्बत पर, भूटान पर, पाकिस्तान पर, मालदीव पर या बांग्लादेश पर आक्रमण किया। ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि अगर इन पर आक्रमण ही नहीं हुए तो ये भूभाग अपने आप में अलग से स्वतंत्र देश कैसे बने, कैसे ये गुलाम हुए, कैसे ये फिर स्वतंत्र हुए? इन सब में
पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो हम सभी जानते हैं, और ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि 1947 में इस ढंग से ये मुल्क बने, 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। लेकिन बाकियों के बारे में इतिहास तो स्पष्ट लिखा गया है, चर्चा बहुत कम होती है। तो उस चर्चा को लेकर के आज हम बात करते हैं कि उनके बारे में भी क्या हुआ। ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि 1947 में जब ये भारत का विभाजन हुआ और 1857 में जब पहली क्रांति हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ, 1857 से लेकर के 1947 तक तकरीबन 90 वर्ष के कालखंड में, इस दौरान भी भारत के आर्यावर्त के 7 और विभाजन हुए। हमें तो सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश नज़र आ रहा है, लेकिन 7 और विभाजन हुए। अब उन विभाजनों को लेकर के एक बार हम फिर से इसकी बात करेंगे, क्योंकि 1857 में जब ये पहली क्रांति हुई तो भारत का क्षेत्रफल जो था 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है? केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी 9 देश जो हैं हमारे, उनका क्षेत्रफल है 50 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसकी पृष्ठभूमि में क्या था, मानसिकता क्या थी, क्यों ये इस तरह से देश अलग होते चले गए या अलग किए जाते रहे, और उसके पीछे हेतु क्या था, उसके पीछे जो थी स्वार्थ क्या था, और किनका स्वार्थ था, कब कब कौन से कालखंड में किनका स्वार्थ रहा, ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। 1857 में जब अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम पहला लड़ा गया, जिसे अंग्रेज ने गदर या बगावत कहा, और उसके पूर्व और बाद के दृश्य पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो ध्यान में आएगा कि सन 1800 या उससे पूर्व विश्व के देशों की सूची में वर्तमान भारत के चारों ओर जो देश माने जाते हैं, जो नजर आते हैं, वो देश उस समय नहीं थे। 1800 में ऐसा कोई देश नहीं था, केवल मात्र भारतवर्ष था। इनमें स्वतंत्र राजसत्ताएं थी, ऐसा कोई नहीं है, कुछ बड़े सारे भूभागों में स्वतंत्र राजसत्ताएं थी, लेकिन वो स्वतंत्र राजसत्ताएं सांस्कृतिक रूप से भारतवर्ष के रूप में एक थी। एक दूसरी राजसत्ता के साथ सबका आवागमन, सबका व्यापार, तीर्थ यात्रा, दर्शन, रिश्ते, पर्यटन पूर्ण रूप से बेरोक टोक जारी थे। इस सभी राज्यों के विद्वान, लेखक आपस में यात्राएं करते थे, मिलते थे, और जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमारे रिश्ते कहीं खराब थे या हमारा कोई सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से मिलना मिलाना नहीं था या अलग था। इन सभी राज्यों की भाषाएं, बोलियां मूल रूप से संस्कृत से चली। संस्कृत उनकी मूल भाषा थी और बोलियों में अधिकांश शब्द भी संस्कृत के थे। मान्यताएं, परंपराएं भी समान। खान पान, भाषा, बोली, वेशभूषा, संगीत, नृत्य, पूजा पाठ, पंथ संप्रदाय, सब में विविधता होते हुए भी एकता के दर्शन होते थे। मूल रूप में एकात्मवाद का वो प्रतीक थे कि विविधता में एकता की बातचीत जो थी वो सारी की सारी वहाँ होती थी। और जैसे जैसे इनमें से कुछ राज्यों में कुछ विदेशी पंथ, मजहब, रिलीजन आए, तब कुछ कुछ संकट निर्माण होने शुरू हुए। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अंग्रेजों को लगा कि यहाँ पे ज़मीन खिसक रही है। उधर दूसरी तरफ मार्क्सवाद अपना फन फैला रहा था। 2 बड़े देश, रूस और चीन, मार्क्सवाद के उस जाल में फंस चुके थे। एक आक्रामक, हिंसक विचारधारा थी मार्क्सवाद, और जिसे लेनिनवाद, माओवाद, साम्यवाद, कम्युनिज्म, इस तरह के बड़े सारे शब्दों से पहचाना जाता है। ये अपने पांव इस बेल्ट में पसार चुके थे। यूरोप के भी कई देशों में थे, और वर्तमान रूस और चीन उसके सबसे बड़े हब्स बन गए थे। दूसरी तरफ रूस और चीन ने भी अपने आसपास के छोटे छोटे जो राज्य थे उनको अपने आप में समाहित करना शुरू कर दिया था। कंसोलिडेशन उनकी शुरू हो गई थी इस मानसिकता के साथ, जो कि माओवादी मानसिकता थी, जिसको कम्युनिज्म कह रहे थे, जिनको हम ये साम्यवाद, माओवाद, लेनिनवाद, इस तरह की चीज़ों के नाम मिल रहे थे। और साइमल्टेनियसली अंग्रेज भी अपने आप में आधी दुनिया पर राज कर रहे थे, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, उन विचारधाराओं को लेकर के।
डोमिनियंस बना करके, कई मल्टीपल उनके फार्मूले थे, लेकिन कम्युनिज्म के पैरेलल, लेकिन अंतिम मकसद एक, हमें भी भूभाग पर और जनता पर अधिकार जमाना है, उन्होंने भी भूभाग और जनता पर अधिकार जमाना है। इस ढंग से ये चल रहे थे और दोनों में हिंसा और कुटिलता एक समान थी, स्पष्ट रूप से थी। और उस हिंसा और कुटिलता की एक समानता की वजह से 1857 के गदर में अपने आप को कमज़ोर होते हुए देख करके अंग्रेज़ों ने एक नई चालें चलनी शुरू कर दी कि एक जो नया कंपटीशन उनके लिए आ रहा था चाइना और रशिया के रूप में हिमालय के उस पार से, उसके साथ निपटा कैसे जाए। और उसको निपटने की प्रक्रिया के रूप में उन्होंने सबसे पहले अफ़गानिस्तान को अपना एक एक्सपेरिमेंट बेस बनाया कि यहाँ पर हम कैसे चलेंगे। 1834 में एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी कि अफ़गानिस्तान को कैसे मैनेज किया जाए, और रूसी और ब्रिटिश शासकों ने 1876 आते आते आपस में एक संधि कर ली। गंडामक संधि के रूप में उसका नाम पड़ा। वो निर्णय हुआ कि अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट अर्थात एक अलग राजनीतिक देश दोनों ताकतों के बीच में स्थापित कर देते हैं, जो कि भारतवर्ष के अन्य हिस्सों की तरफ रशिया का बढ़ना जो है वो रोक देगा, और इधर रशिया को भी उसका फायदा होता कि अंग्रेज साम्राज्यवाद जो था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, वो उनकी तरफ अफगानिस्तान के पार नहीं बढ़ेगा और सेंटर में अफगानिस्तान को विकसित कर दिया जाए और अफगानिस्तान को स्थापित कर दिया जाए। अंग्रेजों को इससे दो फायदे हुए, एक रशिया की तरफ से जो बढ़त आ रही थी वो रुक गई, और दूसरा पठानों को उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से दूर कर दिया, वो अलग कर दिया। दोनों ताकतों को अपनी अपनी रक्षा का मार्ग भी मिल गया। दोनों पूंजीवादी और मार्क्सवादी ताकतों में अंदरूनी संघर्ष बना रहा कि अफगानिस्तान पर वास्तविक नियंत्रण किसका रहे। अफगानिस्तान, जिसको पहले उपगणस्तान कहते थे, शैव और प्रकृति पूजक मत से बौद्ध मतावलंबी, और फिर उसके बाद विदेशी पंथ इस्लाम मतावलंबी बन गया। बादशाह शाहजहां, शेरशाह सूरी, महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल में उनके राज्य में कंधार इत्यादि का स्पष्ट वर्णन मिलता है। महाराजा रंजीत सिंह ने वहां राज किया था, और उससे पहले महाभारत काल में गांधार पे भी हिंदू राजाओं का ही राज था। तो अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाकर के भारत से 1876 में अलग कर दिया गया, ताकि अंग्रेजों के हितों की पूर्ति हो सके, उधर से रशिया के हितों की पूर्ति हो सके, और भारत का एक विभाजन कर दिया गया। अब उसके बाद अगला जो निशाना लगा वो था नेपाल। नेपाल के विषय में तो बहुत गलतियां हुई और स्वतंत्रता के बाद तक होती रही। मध्य नेपाल के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर पृथ्वी नारायण शाह नेपाल नाम से एक राज्य का गठन कर चुके थे। राजा पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने 45-46 छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा करके नेपाल के राज्य का गठन कर दिया था। ये सुगठित भी हो चुके थे। स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते समय एक बड़ा ही एक जिसको कहते हैं बहादुरी पूर्ण आचरण उन्होंने दिखाया था। और अंग्रेज़ों ने उसके बाद क्या किया, 1857 से अपना समझ लो एक नई स्ट्रेटजी बना करके 1904 में जब आए तो वर्तमान में बिहार स्थित एक सुगौली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेश से संधि की और नेपाल को स्वतंत्र नेतृत्व प्रदान कर दिया। लेकिन वो छद्म स्वतंत्र नेतृत्व था। वहाँ पर उन्होंने अपना रेजिडेंट नियुक्त किया। उनका मकसद तो सिर्फ, उनके मकसद दो थे, एक उधर से चाइना को इधर नहीं आने देना, और उस बहादुर कौम को स्वतंत्रता संग्राम जो भारत का था उससे थोड़ा सा दूर कर देना। हालांकि उन्होंने अपना रेजिडेंट भी वहाँ नियुक्त किया। रेजिडेंट नियुक्त करने के बाद एक और चीज़ उन्होंने की कि उस राजा के खर्चों पर लगाम, राजा अपने तरफ से कुछ खर्चा भी नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ खरीदने तक की अनुमति नहीं, और अपना अधिकार भी बनाकर रखा। चाहे इस व्यवस्था के कारण वहाँ के राजा महाराजाओं में आंतरिक तनाव हमेशा रहा, अंग्रेजी नियंत्रण से मुक्त होने की घोर बेचैनी भी थी, लेकिन वो भारतवर्ष से कुछ हद तक उसको अलग करने में सफल रहे। और उनके मन में जो भावना थी नेपाल के मन में कि हम भारत का ही हिस्सा हैं और भारत में वापस मिल जाएं,
1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गए, मैं ऐतिहासिक गलती की तरफ लेकर के जा रहा हूं इस सारी चीज को। महाराजा त्रिभुवन सिंह ने 1953 में भारतीय सरकार को निवेदन किया कि आप नेपाल को अन्य राज्यों की तरह भारतवर्ष में मिलाएं। सन 1955 में रूस के द्वारा 2 बार वीटो का उपयोग करके ये कहने के बावजूद कि नेपाल तो भारत का ही अंग है, यह हमारी समझ से परे है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुरजोर वकालत कर नेपाल को स्वतंत्र देश के रूप में यूएनओ में मान्यता दिलवा दी। आज भी नेपाल व भारतीय एक दूसरे को देश में देशी विदेशी इस तरह की भावना से नहीं देखते हैं। और ये भी सत्य है कि नेपाल को वर्तमान भारत के साथ ही 1947 में पूर्ण स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई थी। नेपाल 1947 में उस रेजिडेंसी से मुक्त हुआ था जिससे हमें जिन अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद किया था। लेकिन असल जो बात है कि जब 1953 में नेपाल खुद कह रहा है कि हमें भारत की एक स्टेट बना लो, एक राज्य बना लो जिस तरह बाकियों को बनाया, 1955 में यूएनओ में भी ये बात उठती है और रूस के द्वारा ये कहा जाता है कि नेपाल भारत का ही एक राज्य है। उसके बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नेपाल को एक स्वतंत्र देश के रूप में संबोधित करके और उसको वहाँ पर एस्टेब्लिश होने देते हैं। ये हमारी बातचीत से हमारा जो विषय है उसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य विषय। अब नेपाल के बाद आती है भूटान की बात। 1906 में सिक्किम व भूटान, जो कि वैदिक बौद्ध मान्यताओं के मिले जुले समाज के छोटे से भूभाग थे, इन्हें स्वतंत्रता संग्राम से लगकर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण से रेजिडेंट के माध्यम से रखकर और चीन के साथ के विस्तारवाद पर अंग्रेज़ों ने नज़र रखने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाया, यहाँ पर चाइना पर नज़र रखने के लिए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से अलग करने के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी भी वहाँ चले जाते थे, इन्होंने अपना वहाँ पर रेजिडेंट बना दिया और चाइना और भारत के बीच में ये बिल्कुल छोटी छोटी 2 स्टेट्स बना दी। ये जो प्रदेश था ये भी स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा समय समय पर उपयोग किया जाता था। उत्तर दक्षिण भारत के सिपाही नाना प्रकार के विदेशी हमलावरों से युद्ध में पराजित होने पर शरणस्थली के रूप में यहाँ पर काम आते थे। यहाँ के जातीय जनजीवन को धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र के तहत ईसाई बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये क्षेत्र जो है खनिज वनस्पति की दृष्टि से बहुत धनी था। और 1836 में जब उत्तर भारत में चर्च ने अत्यधिक विस्तार कर नए आयामों की रचना की थी, सुदूर हिमालय के इन प्रदेशों में ईसाइयत पर जोर देकर के वहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लोगों को ईसाई बनाने का किया गया। अब उसके बाद अगली बात आई तिब्बत की। ये धीरे धीरे कर रहे थे अफगानिस्तान, नेपाल, फिर भूटान, फिर तिब्बत। 1914 में इसी तरह से अंग्रेज़ों ने तिब्बत को केवल एक छोटी सी पार्टी मानते हुए चीनी साम्राज्यवादी सरकार और भारत के काफ़ी बड़े भूभाग पर कब्जा जमाए हुए अंग्रेज शासकों के बीच एक समझौता हो गया, क्योंकि चीन भी अपना क्लेम करता था। भारत और चीन के बीच तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में मान्यता देते हुए हिमालय को विभाजित करने के लिए एक मैकमोहन लाइन का निर्माण कर दिया। बिल्कुल अफगानिस्तान जैसी चाल, उधर रशिया को परे करने के लिए अफगानिस्तान, इधर चाइना को दूर रखने के लिए तिब्बत। भारत का एक हिस्सा जो कि जम्मू कश्मीर के महाराजा की रियासत का एक हिस्सा था, जो कि जनरल जोरावर सिंह ने जीता हुआ था, जिनकी समाधि आज वहाँ तिब्बत में है, और उसको एक बफर स्टेट के रूप में मान्यता दे करके चाइना को थोड़ा सा दूर रखने के लिए 1914 में आकर के इन्होंने एक तिब्बत को बफर स्टेट के रूप में मान्यता दे दी। ये एक इतना बड़ा षड्यंत्र था तिब्बत को भारत से अलग करने का कि जिसका कि आज हमें भरपाई करना बहुत मुश्किल है। और ये दोनों ने, चीन और अंग्रेज शासकों ने एक दूसरे के विस्तारवादी साम्राज्यवादी मंसूबों को लगाम देने के लिए दोनों ने कूटनीतिक खेल खेला, भारत को ये खराब किया। और अंग्रेज ईसाइयत जो है हिमालय में कैसे अपने पांव जमाएगी ये सोच रहा था, परंतु दूसरी तरफ
इन्हीं दिनों में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, अंग्रेज वीक होते चले गए और उसके बाद इनको ये लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जब तक हुआ या सूनर और लेटर हमको ये छोड़ करके जाना है, और इसको लेकर के इन्होंने तिब्बत को अलग कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ये भारत आज़ाद हो गया, तब भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने समय की नज़ाकत को पहचाना नहीं और भूल करके तिब्बत को सन 1949 से 1959 के बीच इस ढंग से ट्रीट किया कि तिब्बत को चीन ने हड़प लिया, चीन तिब्बत को हड़पने में कामयाब हो गया। और इसके साथ साथ अक्टूबर सन 1962 में चीन ने हमारे पर हमला करके भारत पर हमारी बहुत सारी ज़मीन, अरुणाचल प्रदेश से अक्साई चेन जो लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर की है, उसको अपने कब्जे में ले लिया। तिब्बत को चीन का भूभाग मानने का जो निर्णय पंडित नेहरू ने किया, वो हमारी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल है। आज भी तिब्बत को चीन का भूभाग मानना और चीन पर तिब्बत की निर्वासित सरकार से बात कर मामले को सुलझाने हेतु दबाव ना डालना, ये उस समय की बहुत बड़ी कमजोरी है और भूल है। हमें याद रखना चाहिए कि नवंबर 1962 में भारत के दोनों सदनों ने, संसद के दोनों सदनों ने एकजुट होकर के चीन से एक एक ज़मीन जो है इंच की वो खाली करवाने का संकल्प लिया था। और आश्चर्य ये है कि उस समय का भारतीय नेतृत्व उस संकल्प को याद ही नहीं करना चाहता था और आगे आगे उसको भुलाने की कोशिशें की गई। ये कोशिश फिर से रिवाइव की गई है। संघ द्वारा प्रेरित हिमालयन परिवार के नाम से एक संगठन, एक आंदोलन दोबारा से शुरू हुआ है और इसलिए शुरू हुआ है कि जनता नेताओं द्वारा लिए गए उन संकल्पों का याद करे और जिस तरह से हम पीओजे के वापस लाने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से तिब्बत भारतवर्ष में दोबारा शामिल किया जा सके और उस भूभाग को आर्यावर्त में दोबारा लाएं, इस तरह की बातचीत की जा सके। अब इससे अगला जो है दक्षिण की तरफ जब हम आते हैं तो श्रीलंका और उसके बाद पूर्व की तरफ म्यांमार, ये दो हमारे पास और देश इसी कालखंड में नए बने। प्रथम महायुद्ध 1914-1919 अंग्रेज जीतने में सफल तो हुए, परंतु कैसे सफल हुए थे? वो सफल हुए थे केवल मात्र भारतीय सैनिक शक्ति के आधार पर। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु जो क्रांतिकारियों के रूप में भयानक ज्वाला अंग्रेजों को भस्म कर रही थी, सत्याग्रह स्वदेशी के मार्ग से आम जनता अंग्रेज के कुशासन के विरुद्ध खड़ी हो गई थी। द्वितीय महायुद्ध के बादल भी मंडराने लगे थे। 1935 और 37 में ईसाई ताकतों को ऐसा लगा कि उन्हें कभी भी भारत व एशिया से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ सकता है। उनकी अपनी स्थलीय शक्ति मजबूत नहीं है और ना ही वे दूर से नभ व थल को वर्चस्व बना सकते हैं। दूर बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसलिए कम से कम जल मार्ग पर उनका कब्जा होना चाहिए। तो जल मार्ग पर कब्जा होने के लिए क्या करना चाहिए? जल के किनारों पर उनके हितैषी होने चाहिए। यही उनकी सोच थी, यही उनको ऐसा लगा। समुद्र में अपना नौसैनिक बेड़ा कैसे बिठाना, उनके समर्थक जो राज्य हैं उनको स्थापित कैसे करना और स्वतंत्रता संग्राम से उन भूभागों व समाजों को अलग करने हेतु उन्होंने श्रीलंका को अलग करने की एक योजना बना ली, म्यांमार को अलग करने की एक योजना बना ली। 1937 में आकर के उन्होंने म्यांमार को एक अलग राजनीतिक देश की मान्यता दे दी ताकि उस भूभाग और उसके आगे का जो जल भाग है उस पर उनका स्वामित्व प्रभुत्व बना रहे। 37 में म्यांमार हमसे अलग हो गया और इसके साथ साथ ही 1948 में आकर के श्रीलंका पर उन्होंने अपना कंट्रोल बना करके रखा, डोमिनियन बना करके रखा। वो वहाँ बैठे रहे। 48 में सरकार तो बन गई श्रीलंकन्स की, लेकिन अंग्रेज डोमिनियन कॉमनवेल्थ का वो हिस्सा बने और उस ढंग से वो चलती रहे जो कि 1972 तक चला। लेकिन भारत का हिस्सा उन्होंने अलग कर दिया। 47 में भारत के साथ उसको आज़ाद नहीं किया, उसको अपने पास अलग से रख लिया और तत्कालीन शासकों ने कोई बात नहीं की। 37 में म्यांमार पहले ही अलग हो चुका था और म्यांमार और श्रीलंका का अलग अस्तित्व प्रदान करते ही उनका मतांतरण का पूरा ताना बाना जो कि पहले तैयार था, उससे अधिक विस्तार व सुदृढ़ता भी इन देशों में प्रदान की गई। जो ईसाइयत वहाँ पर वो लेकर के आ रहे थे, जो कन्वर्शन का काम वो वहाँ पर कर रहे थे, वो भी इन्होंने
इलाकों में थोड़ा सा तेजी के साथ बढ़ा दिया और इन दोनों देशों के वैदिक, बौद्धिक, धार्मिक परंपराओं को खत्म करने की कोशिश की और उनमें ईसाइयत डालने की कोशिश की। म्यांमार तो जैसे आपको पता है कि रंगून उसकी राजधानी और उसको हमारे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए काले पानी के रूप में भी उसका इस्तेमाल होता रहा है। ये एक दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज जो शासक थे हमारी ही भूमि का। इसके साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव ये भी हमसे अलग होते हैं। अफगानिस्तान से वो शुरू हुए, अफगानिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद तिब्बत, तिब्बत के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद श्रीलंका को अलग करना, फिर आ जाता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव का रूप। 1905 का लॉर्ड कर्जन का वो बंग भंग आंदोलन का जो खेल था वो 1911 में आकर पूरी तरह से विफल हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने हेतु अंग्रेज ने आगा खान के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर मुस्लिम कौम अलग राष्ट्र का, इस तरह की बातों का बीज बो दिया। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश जनजातीय जीवन को ईसाई के रूप में मतांतरित किया जा रहा था और उस पर उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और पूर्वोत्तर भारत को हमसे अलग करने की एक कोशिशें शुरू कर दी और वहाँ पे ईसाई धर्मावलंबी, ईसाई मतावलंबी उनकी स्थापना शुरू कर दी। आप ये ध्यान से देखेंगे कि बहुत सारे ईसाई संगठन तो यहाँ पर बन गए, लेकिन कभी भी किसी ईसाई संगठन ने भारतवर्ष की स्वतंत्रता का मत कभी पास नहीं किया अपने किसी भी सम्मेलन में 1857 के बाद से लेकर के 1947 तक, जबकि रेवोल्यूशनरीज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, गांधीवादी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ईसाई मिशनरियों के द्वारा बनाए गए किसी भी संगठन में भारतीयों को इतना मोटिवेट कर दिया था कि उनमें से कभी किसी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा नहीं दिया और ना ही अपने किसी सम्मेलन में इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित किया। ये नॉर्थ ईस्ट में उनकी बहुत बड़ी एक गहरी पैठ बन गई थी। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से पूर्णतः अलग रखा। पूरे भारत में मुसलमान तुम एक अलग कौम हो, इसका बीज बोना शुरू कर दिया और इस बीज को, जो कि 1906 में मुस्लिम लीग के रूप में शुरू हुआ, 1940 में मोहम्मद अली जिन्नाह की तरफ से पाकिस्तान की मांग रखकर देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया। अंग्रेजियत के, मैं कहता हूं, दोनों एजेंट, मैं दोबारा से कहता हूं कि अंग्रेजियत के दो एजेंट मोहम्मद अली जिन्नाह और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत को और दो मुल्कों में डिवाइड कर पाकिस्तान और भारत, इन दो देशों में डिवाइड कर अपनी घोर महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति भारत के एक और विभाजन के लिए उसका इस्तेमाल किया और भारत और पाकिस्तान दो देशों की स्थापना करवा दी 1947 में। शायद वो एक आध साल और इंतजार कर लेते तो भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र अलग अलग ना बनते, लेकिन ये इन दोनों की ग्रीड ने भारत और पाकिस्तान की स्थापना करवा दी। द्वितीय महायुद्ध में अंग्रेज तो हारने के बाद बहुत बुरी तरह से आर्थिक, राजनीतिक, हर दृष्टि से कमजोर हो चुके थे। उन्होंने यहां से जाना ही था। उन्होंने मान लिया था कि अब हमें वापस जाना पड़ेगा। अंग्रेजी साम्राज्य का जो कभी अस्त ना होने वाला सूर्य, वो अस्त हो रहा था। संपूर्ण भारत देशभक्ति के स्वरों के साथ सड़क पर था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नेताजी सुभाष, सेना, समाज सब अपने अपने ढंग से स्वतंत्रता की अलग जगा रहे थे। 1948 तक प्रतीक्षा नहीं की, 1947 में एक के दो देश बनवाए और 3 जून 1947 को अंग्रेजों के द्वारा भारत के विभाजन व स्वतंत्रता की घोषणा औपचारिक रूप से करवा ली। यहां यह बात ध्यान रखने वाली है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि उस समय भी भारत में 562 ऐसी रियासतें थीं जो कि सीधा सीधा अंग्रेजों के अधीन नहीं थीं, जैसा कि जम्मू कश्मीर भी एक था। रेजिडेंट्स थे इनके वहां पर, लेकिन राज उन रियासतों का, उन रजवाड़ों का था।
और उन 562 रियासतों में से 555 ने भारतवर्ष के साथ आना पसंद किया और केवल 7 रियासतों ने पाकिस्तान के साथ जाना पसंद किया। और भयानक रक्तपात, जनसंख्या की अदला बदली, इस सब के बीच 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान बना करके अंग्रेजों ने भारत का 7वां विभाजन कर दिया। आज ये 2 पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में जाने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत के दक्षिण में सुदूर समुद्र में मालद्वीप, जो कि छोटे छोटे टापुओं का एक समूह है जो भारत के साथ रह सकता था, सन 1947 में उसको भी स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। और पंडित नेहरू के पास शायद उसकी तरफ देखने का समय ही नहीं था। कोई आंदोलन नहीं था मालदीव में भारत से अलग होने का, ना ही कोई ऐसी मांग थी। उसके बावजूद मालदीव को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी गई। ये जो 7वां विभाजन अंग्रेजों ने किया, उसके बाद 47 के बाद का जो परिदृश्य है भारत का, फ्रेंच के कब्जे से पांडिचेरी और पुर्तगाल के कब्जे से गोवा, दीव दमन, सिक्किम अमेरिका की तरफ जा रहा था, उसको भी मुक्त करवाया गया। आज है तो भारत का ही हिस्सा। पाकिस्तान में पख्तून, बलूच, सिंधी, बाल्ती, गिलगित मिलाकर के कश्मीरी, मुजफ्फराबादी, मुहाजिर, सब लोग इस्लामाबाद और अन्य शहरों में आज़ादी की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। शायद भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ होता तो ऐसा ना होता। पाकिस्तान की 60% से अधिक जमीन और 30% से अधिक आबादी पाकिस्तान से ही आज़ादी चाहती है। इसका मतलब यह है कि 1947 का वो जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन था वो गलत था। और उसके साथ साथ बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था, जनसंख्या का बहुत बड़ा विस्फोट, अनपढ़ता की वजह से, डेवलपमेंट ना होने की वजह से, चट्टगाम आज़ादी आंदोलन उसे जर्जर कर रहा है, शिया सुन्नी फसाद उसे जर्जर कर रहे हैं, अहमदिया व बोहरा वो उसे जर्जर कर रहे हैं, मजहबी टकराव वहां पर है, हिंदुओं की सुरक्षा तो वहां खतरे में है ही। लेकिन एक चीज और देखने वाली है। क्या बात है कि विश्व भर का कोई भी मुस्लिम देश भी इन दोनों देशों के मुसलमानों से भी सहानुभूति नहीं रखता। अगर सहानुभूति होती तो क्या इन देशों के 3 करोड़ से अधिक मुस्लिम, विशेष रूप से बांग्लादेशी, जो कि अवैध घुसपैठियों के रूप में भारत में घुसे हुए, क्या ये दर दर भटकते? क्या ये अवैध घुसपैठियों की तरह रहते? इतने जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्या इन 3 करोड़ लोगों को अपने पास मंगा नहीं सकते थे, रख नहीं सकते थे? इनके लिए कोई मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा? 3 करोड़ लोगों को ये सभी मुस्लिम देश कभी भी किसी भी सम्मेलन में इनकी मदद हेतु आपस में कुछ कुछ लाख लोगों को बांट करके सम्मानपूर्वक बसा सकते थे, लेकिन ऐसा निर्णय कभी नहीं हुआ। इस तरह की बात कभी सोची भी नहीं गई। क्यों? इसलिए कि उनकी इनके साथ सहानुभूति नहीं है। और इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान भारतवर्ष को हो रहा है, इसका नुकसान भारतवर्ष के मुसलमानों को हो रहा है, क्योंकि जो योजनाएं उनके उत्थान के लिए बनती हैं, उन योजनाओं के पैसे इनसे निपटने में लग जाते हैं। ये अप्रत्याशित रूप से, अवैध रूप से उन योजनाओं के पैसे को साइफन ऑफ करने की कोशिश करते हैं, अपने मुल्कों में ये वापस नहीं जाते। और क्योंकि ये घुसपैठियों के तौर पर रह रहे हैं, इनकी भूमिकाएं इनको संदेह के घेरे में खड़ा करती हैं। और ISI जैसी संस्थाएं जो कि आतंकवाद फैलाना चाहती हैं, वो इनका दुरुपयोग करती हैं। ये नागरिक दरबदर होते हैं, असंवैधानिक तरीके से रह रहे हैं, अवैधानिक तरीकों से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश इनको वापस नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये इनका
जो इनकी खराब हालत है उसका आतंकवाद के रूप में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और इन सब चीज़ों को देखते हुए अन्य मुस्लिम देश इनको अपनाना नहीं चाहते। ये इनमें से बहुत सारे उजड़ चुके हैं, कुछ विकलांग भी हैं, मारे भी जा चुके हैं, लेकिन ये दरबदर नागरिक हैं, अपराधियों की तरह रहेंगे जब तक भारत से इनको खदेड़ा नहीं जाता। विदेशी ताकतें जो ISI जैसी हैं, इनको हथियार देकर, प्रशिक्षण देकर, जिहादी बनाकर और इनकी मानसिकता को खराब कर इनके द्वारा हमारे देश में बर्बादी फैलाने की कोशिश कर रही है। इस विदेशी षड्यंत्र को समझना बड़ा आवश्यक है। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने ईसाइयत के रूप में हमें बहुत सारी जगहों पर मार देने की कोशिश की है, उसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश के द्वारा इन घुसपैठियों के रूप में एक इस्लामिक आतंकवाद के रूप में हमें खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज आवश्यक क्या है, आगे करना क्या है? 7 विभाजन अंग्रेज करके चले गए। पिछले 3000 साल से हम विभाजन देखते आ रहे हैं। आज जबकि भारतवर्ष जितना है और उसमें भी जो सनातनी समाज है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो वासुदेव कुटुंबकम में यकीन करते हैं, वो जो सर्वे भवन्तु सुखिना में यकीन करते हैं, उनकी सोच क्या, अखंड भारत को लेकर के उनकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है और हमने पहुंचना कहां है? 2 बातें। संपूर्ण भूभाग पर एक ही राजसत्ता हो, ये एक विषय है, इसको फिलहाल अलग रख दिया जाए। लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम एक थे, आपस में आवागमन के रूप में हम एक थे, शिक्षा के प्रचार प्रसार में हम एक थे। इसलिए इस तरफ बढ़ने के लिए हमारी सांस्कृतिक व आर्थिक समूह रचना जो है उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, आवश्यकता है। वर्तमान भारत व पड़ोसी भारतखंडी देश ये एकजुट होकर के शक्तिशाली बने, इनकी विचारधाराओं से ये बात निकले कि हमें अपने घुसपैठिए भारतवर्ष में भेज करके बांग्लादेश या पाकिस्तान से भारत को बर्बाद नहीं करना है। भारत का जो अपरंपार ज्ञान है, भारत के पास जो संपदा है, भारत के पास जो सहिष्णुता है, भारत के पास जो ज्ञान का भंडार है, उसकी मदद लेकर के अपनी भी तरक्की करनी। इस सोच के साथ ये जो सभी देश हैं, जो भारतखंडी देश मैं कहता हूं, ये ईसाइयत द्वारा रचे गए षड्यंत्रों को भी समझें, साझा व्यापार करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं, एक करेंसी का निर्माण करने की दिशा में कदम उठाए जाएं, ताकि भारत और इसके आसपास के 9 देशों में, ये जो टोटल 10 देश हैं, यहां पर एक मुक्त व्यापार का परिदृश्य बने, एक करेंसी का निर्माण हो और इस क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हो। लेकिन इसके लिए करना क्या है? इन 10 देशों का समूह बनने से प्रत्येक देश में से भय का वातावरण समाप्त हो, और उसके लिए नीयत साफ और दृढ़ इच्छा शक्ति, ये दोनों चीजों की जरूरत है। लेकिन अगर ये हो जाता है, अगर ये भय का वातावरण समाप्त हो जाता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद से तौबा कर लेते हैं, ईसाइयत के जो एजेंट यहां पर बैठ गए हैं वो आइडेंटिफाई होकर के समाज सभी देशों में उनसे निपटने की बात करता है, तो भारतवर्ष और अन्य देशों में जो हजारों करोड़ रुपए रक्षा व्यय के रूप में खर्च किए जा रहे हैं, वो शिक्षा पर, विकास पर, स्वास्थ्य पर, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पर, इन सभी चीज़ों पर खर्च होंगे। इससे हम विकसित भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। जो संस्कृति अफगानिस्तान से लेकर के श्रीलंका तक हम सबको एक दूसरे के साथ बांध कर रखती थी, उसका हनन जो अफगानिस्तान जैसी जगह पर हुआ है, जब एक समय में पूरी तरह से बौद्ध
धर्म को मानने वाला वो मुल्क, और वहीं पर बामियान बुद्धा जो है उनका संहार किया जाता है। वो कट्टर इस्लाम जो दूसरे को पनपने नहीं देना चाहता, वो परंपराएं अगर वहां से समाप्त होती हैं, वो समाप्त तभी होंगी जब उन्हें अपने कल्चर का भान होगा कि हमारी पूजा पद्धति तो बदल सकती है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति नहीं बदलनी, हमें अपने भाई बहन नहीं बदलने। और उधर ईसाईयत फैलाने वालों को भी अपनी गलतियों का भान हो। तो जो रिसोर्स हम सब इस अखंड भारत के स्वरूप में 10 मुल्कों में रक्षा व्यय पर और दूसरी चीज़ों पर लगा रहे हैं, वो रिसोर्स जो है डेवलपमेंट पर लगे और अखंड भारत में सबकी साथ साथ में प्रोग्रेस हो, वो जो हमारा जो सपना है वो साकार हो सके। ये विषय जो कि आज मैं आपके साथ साझा कर रहा था कि किस ढंग से पिछले 170-75 सालों में पौराणिक क्या था, 2500-3000 साल पहले तक क्या था, और 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने किस ढंग से 1947 तक आते आते हमारा हरास किया, और आज हम सोचने पर मजबूर हैं कि हमें किस तरह से वापस अखंड भारत का पुनर्निर्माण करने के लिए सांस्कृतिक सीमाओं को दोबारा से कहां तक ले जाना है और कौन से अवरोध जो है धीरे धीरे करके ख़त्म करने हैं। ये विषय आज मैंने आपके साथ आपके बीच में रखा है, और इनको राजनीतिक रूप से और आगे कैसे लेकर के जाना है, सामाजिक रूप से और आगे कैसे लेकर के जाना है, सांस्कृतिक रूप से और आगे कैसे लेकर के जाना है, इन विषयों पर फिर आगे भी बात करेंगे। इसके साथ ही आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, अखंड भारत की जय।